सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 12 का जो अपना चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के अंदर अपन लास्ट वीडियो से आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी परागकण की संरचना के बारे में। परागकण की जो संरचना थी उसके बारे में अपन ने कहा था परागकण है जो एक कोशिका है, एक केंद्रकी है। फिर उसकी संरचना की जब बात की तो परागकण के अंदर जो सबसे बाह्य चोल जो होता है उस बाह्य चोल है वह स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है ना। बाह्य जो चोल था स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है। अंतःचोल की जब बात की थी बाह्य चोल कठोर था। अंतःचोल की बात की तो अंतःचोल है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ था, है ना। परागकण जो होते हैं उनका जैविक अपघटन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन के बने होते हैं। परागकण की अपने संरचना का बारे में अध्ययन किया था। अब आज अपन नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार होता है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब जब परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा उसके पहले क्या घटना होगी और जब वो परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद क्या घटना होगी। तो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन आज अपन अपना ये टॉपिक परागकण के बारे में मैंने कहा था कि परागकण है वह एक केंद्रकी है और गाढ़े जीवद्रव्य युक्त कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन होता है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन होता है? परागकण। और जो परागकण है देखना यहाँ नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु या परागकण होता है और यह गाढ़े जीवद्रव्य युक्त कोशिका होती है। परागकणों का जो निर्माण होता है वह टेट्राड के रूप में होता है, चतुष्क के रूप में परागकण बनते हैं। और जैसे ही ये जो टेट्राड होते हैं इनसे चार होते हैं भाई, ऐसे इस प्रकार चतुष्क बनाया था अपन ने। चतुष्क के रूप में परागकणों का निर्माण हुआ है ना। जब इनकी मध्य भित्ति है उसका अपघटन होगा तो ये परागकण क्या हो जाएंगे? विमुक्त हो जाएंगे, चारों अलग अलग हो जाएंगे। जब ये परागकण टेट्राड से पृथक हो जाते हैं तो इन परागकणों का जो आकार होता है वह धीरे धीरे बढ़ता है। परागकणों का आकार क्या होता है भाई? बढ़ेगा। जब ये टेट्राड से मुक्त हो जाएंगे तब इन परागकणों का आकार बढ़ेगा। परागकण से अब परागकण है वो पृथक हो गए। अब पृथक हो गए तो वो क्या है? किसी भी बाह्य एजेंट के द्वारा, है ना, किसी भी बाह्य एजेंट का बाह्य कारकों के द्वारा क्या होगा? उनकी परागण क्रिया संपन्न होगी। हवा के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सांप के द्वारा भी हो सकता है, चमगादड़ के द्वारा भी हो सकता है ना। तो ये जो परागकण है ये क्या होंगे? किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाके गिरेंगे और जब गिरेंगे तो इसको अपन क्रिया को नाम देते हैं परागण। क्या नाम देते हैं भाई? परागण। परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये जो परागण की प्रक्रिया है ये विभिन्न प्रकार के एजेंटों के द्वारा संपन्न होती है। उनमें कीट हो सकता है, हवा हो सकती है, चमगादड़ हो सकता है, सांप हो सकता है। ऐसे प्रकार के विभिन्न एजेंट होते हैं। उन एजेंटों के द्वारा ये परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे मान लो हवा का झोंका आया तो क्या हुआ? परागकण है वो हवा के साथ उड़ेंगे और किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। यहाँ अपन बात करेंगे परागण से पूर्व, अर्थात परागण से पूर्व परागकण में क्या परिवर्तन होता है और जब वो वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे और परागण क्रिया संपन्न हो जाएगी तब क्या परिवर्तन होंगे। तो पहला अपना है परागण से पूर्व। तो देखो परागण से जो पूर्व होता है उस घटना के अंदर जो परागकण होगा या लघु बीजाणु जो होगा उस लघु बीजाणु की ये ऐसे अपन ने संरचना बनाई थी। यहाँ ये बाह्य चोल और इसमें ये अलंकरण, ठीक है जी, और ये गाढ़ा जीवद्रव्य और ये बीच वाला क्या है जी? केंद्रक। तो ये परागकण की अभी अपने पास सिचुएशन ये है ना। तो इसके अंदर परागकण कैसा है? एक केंद्रकी, एक कोशिकीय, गाढ़ा जीवद्रव्य है ना। अब देखना तो परागकण है परागण से पूर्व, पोलिनेशन से पूर्व इसके अंदर क्या परिवर्तन होता है? तो पोलिनेशन से पहले ये जो परागकण होता है या लघु बीजाणु होता है इस लघु बीजाणु का ये जो केंद्रक होता है यह केंद्रक माइटोसिस समसूत्री विभाजन के द्वारा, कौन से विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। और आपको पता है समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण होगा? दो का। तो देखना परागण से पूर्व जो परागकण होगा उसका केंद्रक माइटोसिस से विभाजित होगा। समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर क्या बना देगा? एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? दो केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। फिर अब क्या होगा? जब यहां ये परागकण इसमें ये एक केंद्रक है ना।
अब इसके अंदर अपन ने क्या कहा कि ये जो परागकण का जो केंद्रक था, इस केंद्रक के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। जब समसूत्री विभाजन हुआ तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बने, 2। तो देखना यहां ये अवस्था आ गई अभी तक, है ना। ये सब पोलिनेशन जो है उससे पहले की घटना है ना। तो एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन गए, 2। तो यहां आते हैं अपन। तो देखो जब परागकण है, उस परागकण के अंदर जब माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो उससे एक केंद्रक से 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, एक जो केंद्रक है वो तो बनेगा बड़ा और एक बनेगा छोटा। जो बड़ा केंद्रक बनेगा वो आगे जाकर बड़ी कायी कोशिका का निर्माण करेगा, और जो छोटा केंद्रक बनेगा वो आगे जाकर छोटी जनन कोशिका का निर्माण करेगा। तो देखना, एक बड़ा कायी केंद्रक बना, एक छोटा जनन केंद्रक बना। अब क्या होगा, ये जो दोनों केंद्रक बने, इन दोनों केंद्रकों के मध्य भित्ति का निर्माण हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो देखना आगे, एक बड़ा कायी केंद्रक और एक छोटा जनन केंद्रक, दोनों केंद्रकों के मध्य भित्ति का निर्माण हो जाएगा। और जब भित्ति का निर्माण हो जाएगा तो अब आप देख पा रहे हो आसानी से इसके अंदर, है ना, कि जब भित्ति का निर्माण हो जाएगा तो इसका मतलब कोशिका का निर्माण हो जाएगा, है ना। जब केंद्रक के चारों ओर भित्ति बन जाती है तो इसका मतलब अलग से कोशिका बन गई। तो अब अपने पास यहाँ एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई। तो दोनों केंद्रकों के मध्य भित्ति का जब निर्माण होगा तो इसके द्वारा क्या होगा, बड़ी कायी कोशिका का निर्माण, ये बड़ी बन गई और ये छोटी, और एक छोटी जनन कोशिका का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद ये जो अब अवस्था आ गई अपने पास ये वाली, है ना, इस अवस्था के, ये जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर ही अधिकांश पादपों के अंदर परागण की क्रिया संपन्न होगी। अर्थात कहने का मतलब, यहां देखना, इसी द्विकोशिक अवस्था में परागण होता है। तो ये क्वेश्चन है वो खूब बार पूछा जाता है कि परागण की क्रिया किस अवस्था में संपन्न होती है। वो ऑप्शन देता है, एक कोशिक अवस्था में, द्विकोशिक अवस्था में, त्रिकोशिक अवस्था में, या 4 नन, या इनमें से सभी। तो देखना, ये जो परागण है अपने पास, इस परागण की देखो एक्चुअल जो कंडीशन होती है उसकी अगर बात करूं तो ये कंडीशन होती है, यहां बता रहा हूं मैं दोबारा आपको। देखना, ये मेरे पास लघु बीजाणु या परागण, है ना। परागण से पूर्व क्या होगा, इसका जो केंद्रक है वो विभाजित होगा। तो इसका केंद्रक जब विभाजित होगा तो ये, है ना, यहाँ एक बड़ा केंद्रक बना, ये बड़ा बना दिया मैंने, और यहाँ एक छोटा बना, ठीक है। बड़े वाला है और छोटे वाला, 2 केंद्रक बनेंगे। बड़े वाले को कायी केंद्रक कहा, छोटे वाले को जनन केंद्रक कहा। अब देखना आगे, जब इन दोनों केंद्रकों के मध्य भित्ति का जब निर्माण हो जाएगा तो भित्ति के निर्माण के फलस्वरूप क्या बन जाएगा भाई, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। जो बड़ी कोशिका होगी वो कायी कोशिका, जो छोटी कोशिका होगी वो जनन कोशिका। तो ये ऐसे बनता है जी, ये वाली कायी कोशिका, ये वाली जनन कोशिका। अब देखना, ये जो अवस्था है, इस अवस्था के बाद अब प्रक्रिया कौन सी संपन्न होगी, परागण। अर्थात ये जो परागकण है किसी भी बाह्य कारक, किसी भी बाह्य एजेंट के द्वारा क्या होगा, किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेगा, और जब गिरेगा तो उसको अपन क्या नाम देंगे, परागण। तो ये अब इसकी ये वाली अवस्था गिरेगी, तो ये अवस्था आप देख लो कौन किस प्रकार की है। तो देखना, यहाँ 2 कोशिकाएं हैं क्या भाई, एक कोशिका, 2 कोशिका। तो इस द्विकोशिक अवस्था में परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे देखना, अब देखना, प्रारंभ में जो जनन कोशिका होती है, प्रारंभ में जो छोटी जनन कोशिका, बड़ी वाली कायी कोशिका, तो प्रारंभ में जो जनन कोशिका होती है वह परागकण की भित्ति से संलग्न रहती है। अरे भाई, दोनों ही संलग्न रहेगी, कायी कोशिका भी रहेगी। मैंने आपको ये कहा, ये बड़ा केंद्रक, ये छोटा केंद्रक। अब इन दोनों के मध्य भित्ति का निर्माण हुआ तो मैंने ये भित्ति बना दी, ये लो। अब देखना आप, ये दोनों आपस के अंदर ये दोनों आपस में देखना भाई, ये वाला बड़ी, ये वाली छोटी,
बड़ी को मैंने क्या नाम दिया, कायिक कोशिका, छोटी को मैंने क्या नाम दिया, जनन कोशिका। ठीक है, लेकिन दोनों जो कोशिकाएं हैं वो दोनों कोशिकाएं आपस के अंदर क्या है भाई, भित्ति से संलग्न है। तो देखना ये अलग होंगी। अब प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण की भित्ति से संलग्न रहती है, परंतु बाद में यह परागकण की भित्ति से पृथक हो जाती है। कौन सी कोशिका होगी, ये वाली जनन कोशिका, ये पृथक हो जाएगी। फिर देखना, तथा कायिक केंद्रक, अरे जब है ना ये यहां ऐसा, जब किसी ये ऐसे, ठीक है, अब ये ऐसे आ गया यहां, ये वाला जो डायग्राम है, परागण की प्रक्रिया जो संपन्न होगी तो यहां आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं देखो बना देता हूं, एक केंद्रक यहां बना देता हूं, एक ये, और इनके मध्य में भित्ति बना देता हूं। ठीक है, इस प्रकार ये परागण की प्रक्रिया होगी। अब जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तब उसके बाद क्या होता है, तो देखना, प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण की भित्ति से संलग्न रहती है, परंतु बाद में यह परागकण की भित्ति से पृथक हो जाती है तथा कायिक केंद्र की ओर अग्रसर होती है। तो देखना, जो जनन कोशिका होगी, ये जनन कोशिका है, यह कायिक केंद्र की ओर अग्रसर का मतलब है आगे बढ़ेगी। तो फिर देखना, परंतु कायिक केंद्र की ओर अग्रसर होती है, फिर जनन कोशिका का आकार चपटा होकर फिर क्या होगा भाई, ये जो जनन कोशिका होगी, इस जनन कोशिका कायिक कोशिका की ओर अग्रसर होगी। जब ये जनन कोशिका कायिक कोशिका की ओर अग्रसर होगी तो ये जो जनन कोशिका है इस प्रकार की, इसका आकार चपटा हो जाता है। चपटे का मतलब लेंस रूपी मसूदाकार हो जाता है। फिर आगे देखना, इसका आकार क्यों होता है ये भी आपको बताया जाएगा, ताकि ये जो जनन कोशिका है पराग नली के अंदर आसानी से वृद्धि कर जाए। तो देखना यहां आगे आपको ये यहां जब पराग, अब परागण की प्रक्रिया, अब देखो आपको पता है सबको पराग नली का निर्माण होगा। तो इस पराग जो नली है, ये वाली पराग नली है, इस पराग नली के अंदर जनन जो कोशिका है इसका आकार लंबा चपटा क्यों होता है, ताकि यह इस पराग नली के अंदर आसानी से गति कर सके। अल्टीमेटली इनको पहुंचना कहाँ है, ये बीजांड। ठीक है, ये आगे आपको बताया जाएगा, है ना। तो ये जो है, ये आगे पराग नली है वो बीजांड में प्रवेश करेगी। बीजांड में प्रवेश क्यों करेगी, ताकि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। आगे आपको बताया जाएगा। अब देखना आगे, अब परागकण है उसके बारे में जब अपन ने जितना पढ़ा है अभी तक उसके बारे में फिर चर्चा कर रहे हैं। तो देखना, ये आपको पता है परागकण मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो देखना, ये जो परागकण, ये इसका बाह्य चोल स्प्रोपोलेनिन का बना है ना, ये इसका अंतः चोल कोमल पतला सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है ना, ये इसके ऊपर अलंकरण, ये इसका केंद्रक। अभी तक ये स्टेज है। अब आपको पता है कि जो परागकण है लघु बीजाणु है, उसके केंद्रक के अंदर कौन सा विभाजन होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस जब होगा तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2। तो देखना यहाँ, और 2 जब केंद्रक बन जाएंगे और उन केंद्रकों को चारों ओर जब भित्ति का निर्माण होगा तो 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ देखना, एक कोशिका का नाम कायिक बड़ी, एक जनन छोटी। अब आपको मैंने बता दिया जी, अब आगे जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, इस अवस्था में परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब देखना, यहां मैं बोल देता हूं परागण हो गया जी। परागण कब कहाँ हुआ, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी। और परागण की प्रक्रिया के सब आगे जाकर कौन बनेगी, परागनलिका, है ना। तो जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों के बारे में अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो परिवर्तन के बारे में मैंने कहा आपको कि जो जनन कोशिका है उस जनन कोशिका का आकार कैसा हो जाता है, तर्करूपी चपटा हो जाता है। तो देखो यहाँ अपन देखते हैं, ये यहाँ परागण की जब प्रक्रिया संपन्न होती है तो ये जो आकार जो है ये तो है परागनली, है ना, पराग नली। और पराग नली के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं का आकार कैसा हो गया, चपटा हो गया, है ना। चपटा होने के बाद आगे देखना भाई, अब कायिक जो कोशिका है उसके अंदर कैसा परिवर्तन होगा। 2 कोशिकाएं बनी, कायिक और जनन। जनन के बारे में अपने बात कर ली, जनन कोशिका क्या होगा, उसका तर्करूपी हो जाएगी, आकार के अंदर कैसी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। यहां देखना कायिक कोशिका, कायिक कोशिका के अंदर क्या परिवर्तन आता है, कायिक कोशिका का आकार बड़ा होता है ना। केंद्रक उसका सबसे पहले गोलाकार होता है और उसके बाद उस केंद्र के अंदर परिवर्तन होता है,
परिवर्तन होने के कारण उसका केंद्रक है वो किस प्रकार का हो जाएगा, अनियमित आकार का हो जाएगा। उसके बाद कायिक जो कोशिकाएं हैं, देखो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सब कोशिकाओं के अंदर क्या होता है भाई, कोशिकांग पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ईआर वगैरह, वैक्यूल्स, है ना, लाइसोसोम, सब कोशिकांग पाए जाएंगे। तो देखना कायिक जो कोशिका में क्या परिवर्तन होते हैं, उसके कोशिकांगों के आकार तथा संख्या के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। कायिक कोशिका के अंदर जो आरएनए और जो प्रोटीन होता है उसकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर देखना आगे कायिक कोशिका का फ्यूचर क्या है, कायिक कोशिका है वो आगे जाकर क्या होगा उसका, तो देखना अंकुरण जब हो जाएगा, जब पराग कण जब वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, अंकुरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो उस समय देखना अंकुरण के समय पराग नलिका का निर्माण करने का कार्य, है ना, ये देखना यहां आ गया कौन, परागकण, ठीक है भाई, है ना। अब देखना एक इसके अंदर कायिक कोशिका है, एक इसके अंदर क्या है, जनन कोशिका है। तो देखो अंकुरण के समय क्या होगा, ये जो कायिक कोशिका है ये क्या करेगी, पराग नलिका का निर्माण करेगी और बाद में क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अर्थात कायिक कोशिका है, उस कायिक कोशिका के अंदर पहले परिवर्तन होंगे, परिवर्तन किस प्रकार होंगे, उसका जो केंद्रक है वो किस प्रकार का हो जाएगा, अनियमित आकार का हो जाएगा। उसके अलावा अब देखो जब उसको कायिक कोशिका को किसका निर्माण करना है, पराग नलिका का, और पराग नलिका है वो कहाँ तक, बीजांड तक जाएगी, है ना, अर्थात लंबी संरचना है, तो उसके अंदर ऊर्जा चाहिए। तो देखो क्या होता है, जो कायिक कोशिका है उसके कोशिकांग जो होते हैं उनका आकार बढ़ेगा और उनकी संख्या बढ़ेगी। कायिक कोशिका के अंदर आरएनए बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा, ताकि वो किसका निर्माण करेगी आगे जाकर, पराग नलिका का। कायिक कोशिका का क्या भविष्य है, अंकुरण के समय जो कायिक कोशिका होती है वह कायिक कोशिका पराग नलिका का निर्माण करती है तथा बाद के अंदर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो देखना यहाँ अपन ने एक जो कोशिका थी कायिक कोशिका, उस कायिक कोशिका का भविष्य देख लिया अपन ने, है ना। कायिक कोशिका ने क्या किया, पराग नलिका का निर्माण किया और खत्म हो गई, नष्ट हो गई। आगे देखना, अब देखना भाई जो जनन कोशिका है उस जनन कोशिका के बारे में अब अपन बात करेंगे। तो देखना जनन जो कोशिकाएं हैं वह प्रारंभ में आपको बताया था उसका आकार कैसा होगा, तर्कु आकार की होगी, है ना, चपटी होगी। फिर बाद के अंदर जब पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा उसके बाद ये वापस किस प्रकार की हो जाएगी, गोलाकार, है ना, किस प्रकार की हो जाएगी भाई, गोलाकार। उसका आकार जो लंबा है ना, जो कायिक कोशिका थी उसके अंदर जो पराग नलिका है, अब ये देखना यहां तक ये सिचुएशन थी, है ना। अब ये पराग नलिका का निर्माण किसने किया, कायिक कोशिका ने, है ना। अब अपने पास एक कोशिका ये बच गई, ये वाली जनन कोशिका। अब इस जनन कोशिका का जो आकार है वो गोलाकार हो जाएगा, और जब गोलाकार आकार हो जाएगा तो यह जनन कोशिका है आगे इस पराग नलिका में आसानी से गति कर जाएगी। आगे देखना, अब देखना भाई आगे, अब अपने पास जो अपने सिचुएशन का अध्ययन किया था, तो देखना मैं दोबारा बता दे रहा हूं आपको आपकी सुविधा के लिए कि ये मेरे पास था, शुरुआत की अगर बात करूं तो ये मेरे पास क्या था, परागकण, क्या था, परागकण। परागकोण कैसी संरचना, एक कोशिक, एक केंद्र की, अगुणित, ठीक है भाई। अब इसके केंद्र का जब विभाजन हुआ आपको बताया था मैंने, ये वाला मैंने आपको कहा एक बड़े केंद्र का निर्माण हुआ, एक छोटे केंद्र का निर्माण हुआ। जो जब इनका निर्माण हो गया तो इनके मध्य है वो भित्ति का निर्माण हुआ, तो मैंने कहा जी ये भित्ति बना दी, मैंने बना दी। अब देखना ये जो बड़ी वाली जो कोशिका थी, इस बड़ी वाली कोशिका को मैंने नाम दे दिया बड़ी कायिक कोशिका, ठीक है। ये छोटी वाली है, इसको मैंने नाम दे दिया छोटी जनन कोशिका, यही तो कहा ना भैया आपको, है ना। अब इस अवस्था के अंदर क्या होगा, परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी, है ना, अर्थात अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर यह परागकण जाकर गिर जाएगा। फिर देखना आगे क्या होता है, ये जो बड़ी कोशिका थी इतना बड़ा भाग, ये बड़ी कोशिका आगे जाकर किसका निर्माण कर देगी,
बड़ी कोशिका पराग नलिका का, और क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अर्थात करने का मतलब नष्ट हो गई, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे नष्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास यह जनन कोशिका का बनी, है ना। अब परागण की प्रक्रिया संपन्न हो गई, अर्थात पराग नलिका के अंदर अब कौन सी कोशिका है, छोटी जनन कोशिका। कौन सी कोशिका है, छोटी जनन कोशिका। आगे देखना, नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, अर्थात नर युग्मक बनेंगे, है ना। वो नर युग्मक आगे जाकर बीजांड के अंदर जो मादा युग्मक है अर्थात अंड कोशिका है, उस अंड कोशिका से क्या कर देंगे, संयोग, और इस प्रक्रिया को अपन क्या नाम दे देंगे, निषेचन। तो आगे देखना निषेचन कैसे होगा, फिर नर युग्मकों का निर्माण कैसे होगा। तो देखना नर युग्मकों का निर्माण, ध्यान रखना, नर युग्मकों का निर्माण कौन सी कोशिका से होगा, जनन कोशिका से होता है। कारण कि ये वाली जनन कोशिका, ये वाली काई कोशिका, काई कोशिका को तो अपन ने पराग नलिका का निर्माण करते ही क्या कर दिया, अपने आप नष्ट हो गई। बच्ची कौन सी, जनन कोशिका। जब बच्ची अपने पास जनन कोशिका है तो नो डाउट उसका जो नर युग्मक है उसका निर्माण कौन करेगा, जनन कोशिका। तो देखना यहाँ नर युग्मकों का निर्माण जनन कोशिका से होता है। आगे देखना, पराग नलिका जब वर्तिका में नीचे की ओर वृद्धि करती है, अर्थात वर्तिकाग्र पर गिरे परागकण और परागकण के बाद फिर नीचे की साइड कौन है भाई, अंड कोशिका। तो पराग नलिका है, उसके बारे में ये बात करता है। पराग नलिका जब वर्तिका में नीचे की ओर वृद्धि करती है, उस समय जनन कोशिका पराग कण से जनन नलिका में आ जाती है। अब क्या होगा, ये वाली जो कोशिका है, इस वाली कोशिका के अंदर फिर कौन सा विभाजन होगा भाई, माइटोसिस। किस प्रकार का विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। तो देखना यहाँ इस जनन को जो कोशिका थी, इस जनन कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ, माइटोसिस। और जब समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, दो का। तो देखना दो सेल्स बनती है, दो कोशिकाएं बनती है। ये वाली जो दो कोशिकाएं बनेगी, ये वाली कोशिकाएं क्या कहलाएगी, नर युग्मक। क्या कहलाएगी, नर युग्मक। अब प्रत्येक जो नर युग्मक होगा, देखना प्रत्येक, यहां ये वाली स्थिति है, इस स्थिति के अंदर फिर मैं विभाजन करवा देता हूं माइटोसिस। तो देखना भाई, ये माइटोसिस करवा दिया, ये लो जी, ठीक है ना। दो बन गए, दो कोशिकाएं बन गई ना भाई। अब देखना दो कोशिकाएं बनती है, ये दो कोशिकाएं क्या कहलाती है, नर युग्मक कहलाती है। अब देखना प्रत्येक जो नर युग्मक होता है वह किस प्रकार का होता है, एक कोशिक। किस प्रकार का होता है, अचल, अर्थात उसके अंदर गति नहीं होती है। क्यों गति क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो पराग नलिका के नीचे नीचे ऐसे नीचे की ओर चला जाएगा, है ना, गति की जरूरत भी नहीं है। अकशाबिक, अर्थात उनके अंदर अचल है तो नो डाउट अकशाबिक होगा, अर्थात उसमें गति संपन्न नहीं होगी। अगुणित, अर्थात अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा, और एक केंद्रकी, एक ही केंद्रक है ना। देख लो यहाँ कहाँ बनाई, यहाँ कितने केंद्रक है, दोनों में एक एक केंद्रक होते हैं। इस प्रकार नर युग्मक का निर्माण होता है। आगे देखना, अब मैं आपको दोबारा ये सब चीज वापस रिपीट कर रहा हूं, तो देखो ध्यान देना। देखना पुष्प के अंदर जब अपन मादा युग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ेंगे, जब अपन बीजांड की संरचना पढ़ेंगे, तब ये वाली संरचना आएगी, है ना। ये लो, ठीक है भाई। अब देखना ये वाला है, इसको नाम देता हूं मैं द्वितीयक केंद्रक। इस वाले को नाम देता हूं मैं अंड कोशिका या मादा युग्मक। इन वाली जो है, इन दोनों को नाम देता हूं सहायक कोशिका। इन वाली जो ऊपर की ओर है, इनको नाम देता हूं एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिका। अब देखो आपको मैं जो बता रहा हूं, है ना, आपको जो मैं बता रहा हूं, मैं देखो परागण की प्रक्रिया के अंदर जो पराग कण है वो किस प्रकार के होते हैं, है ना। परागण की
अवस्था में। तो मैंने आपको बताया था कि जब परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है उस टाइम, है ना, इंपॉर्टेंट लगाया था कि ये द्विकोशिक होता है ना। तो यहां ले लेता हूं मैं वो, ये लो, द्विकोशिक बनाना है मेरे को, है ना। अब आपको पता है, देखो क्या होता है, एक अपने पास कायिक कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। अब आपको पता है जब पराग नली का निर्माण होगा तो पराग नली का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करेंगी? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका कैसी हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो मैं यहां इनको नष्ट कर देता हूं, ये लो, ये नष्ट किया। अब लेकिन मेरे पास एक कोशिका बच गई क्या भाई? अरे जनन कोशिका तो बच गई ना, एक कोशिका, जनन कोशिका बच गई। अब देखो क्या होता है आगे। अब ये जो जनन कोशिका है, यह इसका आकार पहले कैसा होता है? तर्करूपी होता है, लेकिन बाद के अंदर किसका आकार पराग नलिका में गति करने के लिए कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। तो मैंने गोल बना दिया। अब देखो क्या होता है, यह जो पराग नलिका होती है, यह पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। आगे वाले में पढ़ेंगे अपन, ये लो, करेगी प्रवेश। अब देखो क्या होता है, यह जो जनन कोशिका होती है, इस जनन कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया कि इस जनन कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होगा? माइटोसिस। कौन सा विभाजन होगा भाई? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। एक केंद्रक से कितने केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा? 2 का। तो मैं अब इस कोशिका को एक बार के लिए मिटा देता हूं, ये लो, मिटा दिया भाई, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली सिचुएशन आ गई ना भाई, 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। अब देखना, जब 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, इस वाली अवस्था में फिर इनके मध्य भित्ति का निर्माण हो जाएगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इस वाली अवस्था में मैं अब इसको क्या नाम दे देता हूं? नर युग्मक। क्या नाम दे देता हूं? नर युग्मक। अब देखो क्या होता है, यह जो दोनों नर युग्मक होते हैं, इनके मध्य भित्ति का निर्माण होता है, 2 कोशिकाएं बन जाएगी। ये बना दी मैंने 2 कोशिकाएं। अब इस वाली को मिटा दूंगा, ये लो, ठीक है क्या भाई? ये परिवर्तन हो रहे हैं भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, ये परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। ये यहां बना देता हूं मैं, ये लो, 2 कोशिकाएं। अब क्या होगा देखो भाई, अब यहां तक आपने समझ लिया इतनी बातें। अब मैं आपको बता रहा हूं, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, उन एंजियोस्पर्म में आवर्तबीजी पादपों के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है जो अन्य किसी पादपों में नहीं पाया जाता। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, उन आवर्तबीजी पादपों के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब, आवर्तबीजी पादपों के अंदर दोहरा निषेचन, अर्थात 2 बार निषेचन होगा, और त्रिकसल्यन पाया जाता है। वो त्रिकसल्यन और दोहरा निषेचन बता रहा हूं मैं क्या होता है। तो देखना क्या होता है। अब ये वाला जो है नर युग्मक, ये नर युग्मक अब पराग नलिका के सारे बीजांड में प्रवेश करेगा, और बीजांड में ये प्रवेश करके यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, नीचे की ओर गति करते करते, ठीक है। अब ये जब बीजांड में प्रवेश कर गया तो यह अंड कोशिका से संयुक्त होगा। ये अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक, ये नर युग्मक, दोनों के मध्य जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को क्या नाम दे देंगे? निषेचन। क्या नाम दे देंगे? निषेचन। जिसके फलस्वरूप आपके आगे क्या बनेगा? जाइगोट, और जाइगोट के बाद फिर आगे प्रक्रिया होगी। अब देखना, एक वाला ये वाला है, ये वाला इसके साथ संयुक्त करेगा यहां, ये लो जी, ठीक है। तो देखना, एक बार निषेचन यहां हुआ, एक बार निषेचन यहां हुआ, इस कारण से अपन ने इसको क्या नाम दे दिया? डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। आगे फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर देखना, अब यहां द्वितीयक जो केंद्रक है, उस द्वितीयक केंद्रक की ये कंडीशन है ना। अब इसके पास ये वाला जो एक, इसके पास एक नर युग्मक यहां से और आएगा, देखना ये नर युग्मक एक और है, इन दोनों का आपस में क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो देखना, फ्यूजन जब होगा तो कितने बनेंगे? 1 2 3, अर्थात ट्रिपल फ्यूजन। तो इसको अपने नाम दिया ट्रिपल फ्यूजन, है ना। ये आगे जाकर क्या करेगा भाई? ये जो ट्रिपल फ्यूजन होगा, इस प्रक्रिया के द्वारा आगे जाकर फिर एंडोस्पर्म का निर्माण होगा, भ्रूण कोश का निर्माण होगा। वो अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक आप सभी को यहाँ तक का
आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे की जो चर्चा है नेक्स्ट मादा युग्मकोद्भिद की संरचना अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।